नमस्कार, स्टॉक टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बाजार में शानदार रिकवरी, निचले स्तरों से सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, रिलायंस से मिला सहारा। निवेशकों को जोखिम से बचाने के लिए सेबी का बड़ा फैसला, किसी सेक्टर में 25% से ज्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल फंड। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी एक्सपोजर हुआ आधा। फ्लिपकार्ट के टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव, सचिन बंसल बने कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, बिनी बंसल को सीईओ की जिम्मेदारी। अब ट्रेन से सस्ते सफर पर लग सकता है ब्रेक, रेलवे की रिपोर्ट में इस बार बजट में जनरल कैटेगरी में भी किराया बढ़ाने का इशारा, आवाज एक्सक्लूसिव। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन दिन के दौरान खासतौर से दोपहर में निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। उसके बावजूद आप देखिए सेंसेक्स 100 पॉइंट और निफ्टी लगभग 40 अंक टूटा, 7,494 ये दिन का लो था। और उसके बाद हमने देखा है निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखाई दी। अब क्या वजह थी बाजार के इस पूरे एक्शन की, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर निचले स्तरों से हमने देखा अच्छी खासी रिकवरी बनती हुई दिखाई थी और सेंसेक्स खासतौर से दिन के लो से 200 पॉइंट रिकवर हुआ। लेकिन एक बात हमने जो नोटिस की है कि 7500 का बॉटम बचाने की पूरी कोशिश आज दिन भर जारी थी और सफल भी हुए हम। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेदांता जैसे शेयरों में हमने देखा आखिर में खरीदारी आई तो उन्होंने बाजार को संभाला। हालांकि सरकारी बैंक, टेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनियों की ओर से दबाव जारी था। अब यहां से आगे क्या रणनीति होगी, इस पर हम राय लेंगे एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी से। लेकिन फटाफट आपको बता दें कि किन स्टॉक्स में आज एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग काउंटर्स में पीएसयू बैंक्स तो पिटे, लेकिन आप देखिए आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक की भी काफी धुलाई हुई आज के सत्र में। फार्मा कंपनियों में डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा सब में काफी ज्यादा नुकसान बनता हुआ दिखाई दिया। टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए खराब सत्र आज के दिन, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन सब में बिकवाली के ही सौदे। ज्यादा टूटने वाले शेयरों में निफ्टी में अदानी पोर्ट, एमएनएम, भेल और आइडिया जैसे काउंटर शामिल थे। हालांकि दिन का सहारा मिला है वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और एनटीपीसी की ओर से। नतीजे आए एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के, ओवर द वीकेंड स्टॉक पिटा, सिंटेक्स का भी यही हाल और सन टीवी में भी खराब खबरों के चलते हमने देखा काफी ज्यादा गिरावट। सुब्रॉस एक स्टॉक जहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली और ये था सिंधीसी आवास का जैकपॉट शेयर। बड़ा सवाल यह है यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। कंस्ट्रिंग कल बड़े दिग्गज नतीजे आने शुरू होंगे। मयूरेश बताइए, जिस तरह से बाजार में एक यू टर्न बनता हुआ दिखाई दिया है, 7500 के हम हल्के से नीचे गए और उसके बाद जमकर लोगों ने अपनी पोजीशंस कवर की। क्या आपको लग रहा है कि ये लेवल होल्ड करने की पूरी कोशिश बाजार में लगी हुई है? इवनिंग हर्षिता जी, बिल्कुल लगी हुई है। और अगर हम सारे फैक्टर्स देखें तो मार्केट्स हर एक फैक्टर को जेस्टेट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियरली आई थिंक Q3 Q4 के नतीजे खराब होने की उम्मीद है तो मार्केट्स है प्रॉब्ली जेस्टेटेड दैट। तो एक सरप्राइज फैक्टर शायद अर्निंग से आ सकता है इफ इट कम्स थ्रू इन स्पेसिफिक स्टॉक्स अगेंस्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स। दूसरी बात प्रॉब्ली आई थिंक केपेक्स की जो आई थिंक एक डिलेड रिकवरी है, मार्केट्स प्रॉब्ली हैज जेस्टेटेड दैट फैक्ट एज वेल। और तीसरी बात जो इंटरनेशनल मार्केट्स और चाइनीज मार्केट्स को लेकर हो रही है, मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट द वॉलेटिलिटी माइट कंटिन्यू। तो आई थिंक निचले स्तर शायद आ सकते हैं, but again I think it's purely because of the overseas volatility in my opinion. Indian rupee has been extremely resilient और emerging economies में हम देखें तो I think India is far better placed. तो मुझे लगता है I think if the market does correct for whatever reason, I think एक बहुत अच्छा मौका हो जाएगा stock selective action करने के लिए, stock specific रहने के लिए, and then I think you should probably play out the consolidation phase. और again I think budget session में जो होगा that will be probably the defining trend for the market going forward. तो आप क्या देख रहे हैं कि 7500 के चांसेस हैं बजट से पहले उस लेवल के तोड़ने के, या फिर जोड़ तोड़ के इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड बना रहेगा? नहीं, लार्जली हर चीज़ जैसे हम लास्ट सो मेनी मंथ से जो हम कह रहे हैं कि एक 7500 to 82 की रेंज आई थिंक निफ्टी ने रेंज प्रॉब्ली आई थिंक मेंटेन की है। एंड इट्स पॉसिबल आई थिंक अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी बरकरार रही तो माइट रीच लेवल्स ऑफ 7300 7350, बट क्लियरली आई थिंक 7500 के नीचे मुझे नहीं लगता। आई थिंक 200-300 पॉइंट निफ्टी जाना चाहिए। अगर जाता ही है तो आई थिंक इट विल बी मोर इंटरनेशनल रादर देन डोमेस्टिक एज आई बीन मेंशनिंग।
अच्छे बाजारों की ट्रिगर्स के चलते भारतीय बाजार में बिकवाली बढ़ सकती है, 7,300 के लेवल्स आ सकते हैं। निफ्टी के जानकार क्या कह रहे हैं खासतौर से कल के सत्र के लिए, ये आपको बता देते हैं। 3 जानकारों से हमारी बात हुई। एक है प्रभाकर IDBI कैपिटल के, कहते हैं कि निफ्टी में आप बिकवाली करें और इन्होंने टारगेट दिया है 7380 का, 7380 का। स्टॉप लॉस 7685 पर लगाने की सलाह। पुनीत केंद्रा की राय है निफ्टी में आप तेजी की पोजीशन लीजिए, 7490 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट रहेगा 7620 से 7635 का। वैशाली पारेख भी कह रही हैं कि निफ्टी में आप तेजी ही करें और 7520 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो तब खरीदें। स्टॉप लॉस 7500 का और 7600 से 7620 के टारगेट के लिए ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। तो ये फिलहाल रेडार पर रहेगा। कल कई सारी कंपनियों के नतीजे आएंगे, उस पर हम फटाफट आएंगे जरूर। TCS, इंडसइंड बैंक, DCB ये कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करने वाली हैं और हम बात करेंगे डिटेल में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ी खबर आई है सेबी की ओर से, रिस्क कम करने के लिहाज से उन्होंने कुछ सेक्टर्स में, इनफैक्ट सभी सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड्स को हिदायत दी है कि आप सिर्फ अब 25% की अपनी NAV का ही एक्सपोजर रखेंगे, जो पहले मात्रा 30% की थी। और खास तौर से उन्होंने कहा है कि हाउसिंग फाइनेंस में क्योंकि काफी क्रेडिट डाउनग्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं तो वहां पर भी जोखिम ज्यादा है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड अपने NAV का 10% के बजाय सिर्फ 5% का ही निवेश इस क्षेत्र में करेगा। इसका असर तो जरूर देखने को मिलेगा मयूरेश कल के सत्र में, खासतौर से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां। बिल्कुल देखने मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक अगर हम सिलेक्टिव रहते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, तो मेरे हिसाब से अगर ये करेक्शन आता भी है तो आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव प्रॉब्ली मिस्ड द रैली। हैविंग सेड दैट, प्रॉब्ली आई थिंक जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं, आई थिंक कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफ़ी HFCs के लिए कम होती जा रही है और क्लियरली आई थिंक जो इनकी यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, आई थिंक दैट हैज़ टू ऑल्सो गेट मॉनिटर्ड इन अ वेरी प्रैग्मेटिक मैनर। तो मुझे लगता है आई थिंक जो स्प्रेड्स कंपनियाँ एंजॉय करती हैं, द वेल रन कंपनीज, आई थिंक दे विल स्टिल कंटिन्यू टू डू दैट, जिनकी एसेट क्वालिटी में प्रेशर्स नहीं है। मेरे हिसाब से आई थिंक द वर्स्ट प्रॉब्ली फॉर दोज कंपनीज इज ओवर। तो आई थिंक स्टॉक सिलेक्टिव और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहते हैं एंड इफ द करेक्शन डज कम थ्रू इन द HFC स्पेस, आई थिंक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकता है। चले, तो यहाँ पर एक नीजक रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा, एक असर जरूर आएगा, झटका जरूर लगेगा इन स्टॉक्स में कल, लेकिन उसके बाद आपको मौके ढूंढने होंगे इन स्टॉक्स में खरीदारी करने के और आपने चुनना है गौर करके इन कंपनियों को। साथ ही सेबी ने यह भी कहा है कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, यानी कि ऐसे शेयरधारक जो किसी कंपनी के प्लान्स को लेकर अब सहमत नहीं है, अगर इशू के दौरान, फंड रेजिंग के दौरान कंपनी ने कोई और टारगेट्स रखे और उसके बजाय पैसा कहीं और लगा दिया, जो असहमति बनती है, तो उनके लिए भी एक रास्ता निकाला गया है, एक एग्जिट रूट अब सेबी तैयार कर रही है। ये कितना अहम है और क्या आपको लग रहा है ये एमटेक वाले मामले में सही बैठता है? नहीं, क्लियरली आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है हर्षदा जी, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन ये कैसे होता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और दूसरी बात आई थिंक क्या रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम होते हैं, इन व्हाट प्रोपोर्शन कैन इट हैपन। तो आई थिंक क्लियरली आई थिंक एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन होगा, बिकॉज आई थिंक कंप्लायंसेज ऑफ कंपनीज ऑल्सो विल बी नीडेड टू बी स्ट्रेंथन इन दैट मैनर। और एडिशनल डिस्क्लोजर्स अगर आते हैं तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर इन्वेस्टर्स टू नो विच कंपनीज आर प्रॉब्ली फॉलोइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द राइट मैनर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब आते हैं नतीजों पर। TCS ये अपने नतीजे कल पेश करने वाला है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारा तो अनुमान है कि बहुत ही हल्का सा इजाफा देखने को मिलेगा आय में और मुनाफे में भी हम ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ मार्जिन हमारा अनुमान है कि 26.5% के आसपास रह सकते हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आज तो हमने देखा है TCS में दबाव था। नहीं, क्लियरली अगर हम डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो एनीवेयर बिटवीन 0.5 to 0.8% ये ग्रोथ आने की उम्मीद है। अगर क्रॉस करेंसी टर्म्स में बात करें तो 1% आने की उम्मीद है। तो क्लियरली आई थिंक वी आर वर्किंग विद दोज एस्टिमेट्स और थोड़ा सॉफ्ट क्वार्टर ही रहने की उम्मीद है। 2 वजह की वजह से आई थिंक जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स TCS फेस करेगा दैट विल क्लियरली बी रिफ्लेक्टेड ऑन द EBITDA मार्जिन्स। और क्लियरली अगर हम दूसरी चेन्नई का भी इंसिडेंट देखें तो आई थिंक इवन दैट विल हैव सम अमाउंट ऑफ अ रब ऑफ इफेक्ट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक द EBIT मार्जिन शुड कम एनीवेयर बिटवीन 25.8 to 26.3 26.4%, एक ब्रॉड रेंज रहनी चाहिए। और क्लियरली आई थिंक द कमेंट्री वुड बी वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि जैसे एनर्जी वर्टिकल, टेलीकॉम वर्टिकल पेन से जा रहा है, मैनेजमेंट का क्या कहना है, TCS जापान को लेके आई थिंक व्हाट इज द मैनेजमेंट सेइंग, आई थिंक ऑल दीज एस्पेक्ट्स नीड टू बी स्टडीड केयरफुली।
साथ ही इंडसइंड बैंक जो अपने नतीजे पेश करेगा और उम्मीद यह है कि इस बारी एसेट क्वालिटी कुछ बेहतर होगी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या वाकई में स्थिति बेहतर होने की संभावना है यहाँ? क्लियरली बैंकिंग क्षेत्र और स्पेसिफिक इंडसइंड की बात करें तो हमारे अनुमान में आई थिंक एक स्टेबल एसेट क्वालिटी के नंबर्स आने चाहिए। दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स तो देखने पड़ेंगे प्रॉब्ली आई थिंक इज हाउ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज बीइंग लेड आउट बाय द मैनेजमेंट। स्पेसिफिकली जो क्रेडिट साइकिल की हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरी बात आई थिंक निम्स और स्प्रेड्स, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, बेस रेट कट्स की वजह से आई थिंक कितना एक दबाव देख रहे हैं। एंड इफ वन रियली अज्यूम्स इफ आरबीआई कट्स बाय 25 बिप्स पॉलिसी में उनकी, तो कितनी ट्रांसमिशन प्रॉब्ली बैंक धारकों को देंगे। तो क्लियरली आई थिंक दीज एस्पेक्ट्स आर नीडेड टू बी लुक्ड एट। और वैल्यूएशन के तौर पे अगर हम देखेंगे तो आई थिंक इन आवर ओपिनियन इट इज अ रिचली वैल्यूड बैंक एज वेल। सो आई थिंक की फैक्टर्स टू बी वॉच्ड आउट फॉर स्टेबिलिटी इन एसेट क्वालिटी नंबर्स, क्रेडिट ग्रोथ कैसे होती है, क्रेडिट कॉस्ट एंड द गाइडेंस टुवर्ड्स हाउ निम्स आर एक्सपेक्टेड टू। लेकिन क्या कल सुबह में नतीजों से पहले कुछ पोजीशन लेना ठीक रहेगा? आज भी हमने देखा स्टॉक में ज्यादा कुछ तेजी का मूव तो नहीं आया, डीसीबी के भी नतीजे आएंगे, तो क्या इन नतीजों से पहले क्या कुछ खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं? नहीं, दो एस्पेक्ट्स है वापस हट जाए। अगर नतीजे उम्मीद से बेहतर आए तो द स्टॉक माइट प्रॉब्ली रैली एंड देन यू हैव टू वेट। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक हेडविंड्स प्रॉब्ली इंडसइंड बैंक की यही है कि वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड लग रहे हैं अगर हम कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक या उनके पीयर कंपैरेबल्स के साथ। दूसरी बात, अगर नतीजे उम्मीद के बिलो एस्टिमेट आते हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक माइट करेक्ट। इसलिए आई थिंक एक स्पेकुलेटिव पोजीशन लेना जस्ट बिफोर रिजल्ट्स आई थिंक इज नॉट वारंटेड। नंबर आने दीजिए, नंबर को एनालाइज करते हैं, नंबर वाकई में अच्छे रहे हैं तो आई थिंक आई डोंट इवन माइंड गेटिंग इनटू द स्टॉक इफ इट्स 7-8% हायर। बट अगर नंबर खराब आते हैं, गाइडेंस थोड़ी आई थिंक सॉफ्ट रहती है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट द स्टॉक एट लोअर लेवल्स। चले, तो नतीजों से पहले पोजीशन ना लें और याद रखिए टीसीएस के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद ही आएंगे, तो उसकी एनालिसिस हम करेंगे आपके लिए स्टॉक टॉक में जरूर, और आपको बताएंगे फिर अगले दिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जिनमें आज खबरों का असर, आज खबरें आई हैं और कल असर देखने को मिलेगा। ओमैक्स ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियों में यहाँ पर जो खबर आई है इस कंपनी के लिए कि ये जो जी मैक्स ऑटो में बची हुई 51% हिस्सेदारी है वो भी बेचने को तैयार है, तो कंप्लीटली एग्जिट कर रही है कंपनी जी मैक्स से। ओमैक्स ऑटो पर आपकी क्या सलाह होगी, क्या आप इसे ट्रैक करते हैं? नहीं अर्षिता जी, आई थिंक ये ट्रैक नहीं करते, इसलिए टिप्पणी देना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, लेकिन एक स्टॉक रहेगा ओमैक्स ऑटो का जो रेडार पर रहना चाहिए। यूनिटेक के प्रोमोटर्स को कुछ राहत मिल रही है। यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला आपको याद होगा इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, उसके बाद प्रोमोटर्स की गिरफ्तारी हुई थी और यहाँ पर जमानत मिली है। क्या एक रिलीफ रह सकता है शेयर धारकों के लिए भी? चांसेस है क्या मयूरेश स्टॉक में कल कुछ तेजी आने के? आ सकते हैं, बट आई एम अगेन सेइंग कि आई थिंक काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है अगर आपको चेस करने हो तो फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक शायद ये चल सकता है, बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट। यानी कि मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है स्टॉक से निकलने का, नई खरीदारी ना करे, मयूरेश ने साफ कह दिया है, लेकिन तेजी आती है तो शायद एग्जिट करना ठीक रहेगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे इस तरह के बाजार में जहां पर हर रोज हम देख रहे हैं बुरी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से झटके लग रहे हैं, पैसा कहां लगाया जाए, कौन सा वो शेयर है जिसमें वैल्यू है और अच्छे रिटर्न्स दिखाने की क्षमता भी। वैल्यू पिक हाजिर होगी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक सीएनबीसी आवाज पर और हमारे साथ है आज मयूरेश जोशी। आपको फटाफट बता दें आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए फिर से काफी उठापटक वाला था। 7500 के नीचे निफ्टी फिसला जरूर, लेकिन अंत जो हुआ है वो 7563 पर हुआ, लगभग 37 अंकों की गिरावट। बैंक निफ्टी 126 पॉइंट टूटा, मिड कैप स्टॉक्स में भी 100 पॉइंट की गिरावट रही, लेकिन कुछ चुनिंदा रियल एस्टेट शेयर थे, मेटल कंपनियां थी जिनके बदौलत बाजार ने कुछ सहारा लिया और रौनक आई, और एनर्जी स्टॉक्स भी आप भूल नहीं सकते। लेकिन इस तरह के बाजार में कहां पर पैसे लगाने का मौका है? वैल्यू पिक की बारी है, मयूरेश से जानेंगे क्या चुना है उन्होंने आज। मयूरेश बताइए क्या है आपकी पसंद आज?
हर्षा जी, जो स्टॉक मैंने चूज़ किया वो यूनाइटेड फास्फोरस, ये दुनिया की लीडिंग जेनेरिक एग्रोकेमिकल कंपनी है। इसके प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, लैटिन अमेरिकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी है। क्योंकि इसके एंट्री बैरियर्स बहुत हाई होते हैं, इसलिए आई थिंक कोई कॉम्पिटिटर्स जल्दी से फील्ड में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जनरली अगर मैं बात करूँ तो जो जेनेरिक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है या एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की एक वैल्यूएशन लें, FY14 के अनुमान में आई थिंक $53 बिलियन थी, जिसमें से लगभग 28% was off patented, इसलिए 17 to 18 बिलियन डॉलर्स ये ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स में जाता था। और क्लियरली आई थिंक यूपीएल इज वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल प्लेयर्स, और एग्रोकेमिकल प्लेयर्स का मार्केट शेयर 30% से 40% ग्रो हुआ है। क्लियरली आई थिंक जैसे ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ होती है, हाइटेंड फूड सिक्योरिटी रिस्क है, काफ़ी गवर्नमेंट आई थिंक आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज पॉलिसीज, यूपीएल इज कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड, और इसके वजह से जैसे आई थिंक टॉप जेनेरिक पेटेंट्स जाते हैं विच वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड $4 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 2 years, यूपीएल एक बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में रहती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आई थिंक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी हैव परफॉर्म, मुझे लगता है आई थिंक EBITDA मार्जिन्स 17-17.5% के हायर एंड पे रहने चाहिए ओवर द नेक्स्ट 2 years। और क्लियरली अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो एक 15% की टॉप लाइन ग्रोथ क्लोज टू 15,750 crores बाय FY17। बॉटम लाइन की मैं बात करूं तो 20% की ग्रोथ लगभग 1650 करोड़ के आसपास बाय FY17 आने की उम्मीद है। जहां तक ईपीएस का सवाल रहा, हमें लगता है आई थिंक 38.5 रुपीज़ का ईपीएस कंपनी आराम से पोस्ट कर सकती है, और वैल्यूएशन एट द करंट जंक्चर द कंपनी इज ट्रेडिंग ओनली एट 11 times, which we feel is very very reasonable for a company of its size and the expectations that the company has। तो क्लियरली अगर ये स्टॉक डिक्लाइंस पे आपको मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। वी गॉट टारगेट ऑफ 510 ओवर द नेक्स्ट 9 months। चलिए 510 का टारगेट, और यहाँ पर दमदार रिटर्न्स मिलेंगे। अगले 9 महीनों का ये कॉल है जिस पर आपके लिए राय है खरीदारी करने की। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कपिल का सवाल ले लेते हैं। एल&टी के 160 शेयर हैं, इन्होंने 1460 रुपए पर लिए हैं, और साथ ही नेटको फार्मा में भी निवेश है 350 शेयर और 128 की खरीद, और ये बहुत पुरानी खरीद है, 2008 की खरीद है नेटको फार्मा। पहले एल&टी, क्योंकि काफी नुकसान इनके हाथ लग रहा है, क्या सलाह होगी आपकी? क्लियरली आई थिंक इनको 1.5 से 2 साल रुकना पड़ेगा, और जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कंपनी जा रही है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, हाइड्रोकार्बन्स डिवीजन में थोड़े नुकसान आ सकते हैं। उनके बाकी के 2 डिवीजन, हेवी इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल डिवीजन, आई थिंक उसमें भी थोड़े इबिट के प्रॉब्लम्स हैं। ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़ी है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है देखना पड़ेगा। नेटवर्किंग साइकिल इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ इट्स टॉप लाइन, जो पीक हो चुका है। नॉन कोर एसेट्स बेचने की कंपनी की उम्मीद है, विद लिस्टिंग ऑफ एल&टी इन्फोटेक एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स आई थिंक प्ले आउट करेंगे इनके एसओटीपी वैल्यूएशन पे। तो स्टॉक रिजल्ट के हिसाब से आई थिंक थोड़ा लैंग्वेज हो सकता है बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन इश्यूज और मार्जिन प्रेशर्स, बट क्लियरली आपका 1.5 से 2 साल का अगर एक पेशेंस हो तो मुझे लगता है अगर ये स्टॉक और डिक्लाइन होता है तो थोड़ा और अक्यूमुलेट कर लीजिए स्टॉक को, होल्ड ऑन फॉर 1.5-2 years। मुझे लगता है आई थिंक 1650 की प्राइस एल&टी अगले 1.5 साल में दिखा सकता है। और नेटको फार्मा जो इन्होंने लिया हुआ है, और वो भी 2008 में, काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, 128 की खरीद थी है। नहीं, दिस कंपनी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल, तो मुझे लगता है आई थिंक हालांकि क्लोजली हम ट्रैक नहीं करते, बट द वे द कंपनी हैज बीन प्रोग्रेसिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स एंड आल्सो देयर प्रोडक्ट लॉन्चेस, मुझे लगता है आई थिंक एक क्लियर होल्ड बनता है नेटको। ओके, होल्ड है नेटको में, बने रहिए, और नेशनल लेवल्स पर और गिरावट पर एल&टी खरीदेगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ऐसे ही कुछ और सवालों के साथ आएंगे, तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक CNBC आवाज पर। अगला सवाल ले लेते हैं कमल का चेन्नई से। फोर्स मोटर्स में इन्होंने निवेश किया है, 75 शेयर हैं, 3200 की ये खरीद रही है। मयूरेश बताइए क्या सलाह होगी? क्लियरली एक लंबा होराइजन रखना पड़ेगा, और जैसी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ बोथ देयर वॉल्यूम नंबर्स एज वेल एज रियलाइजेशंस, मुझे लगता है आई थिंक विद फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट EBITDA मार्जिन्स पे दिखने मिलेगा। और जैसे हम ऑफटेक की बात कर रहे थे, आई थिंक अगर वॉल्यूम्स प्रोपोर्शन में ग्रो होते हैं इवन फास्टर ओवर द नेक्स्ट 2 years, तो स्टॉक कैन डू वेल। हालांकि आई थिंक करंट वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच लग रहे हैं, इसलिए आई थिंक 1.5 से 2 साल का नजरिया रखे और बने रहे स्टॉक। साथ ही इन्होंने इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में भी पैसा लगाया हुआ है, और ये जो निवेश हुआ है ये करीब 29 रुपए के भाव पर हुआ है।
Clearly, I think एक तो you should, as I said, invest in companies which are having balance sheet strength, जहाँ पे corporate governance के issues ना हो. इसलिए I think एक mix of private banks लेते हैं. I think काफ़ी पिटे हुए हैं. तो मुझे लगता है Axis, ICICI, HDFC, yes. अगर एक clutch करके आप एक mix लेते हैं, I think you will be in a far better position in my opinion. अगला सवाल है नितिन ठाकुर का और इन्होंने पैसा लगाया कैटला हेल्थ केयर में 50 शेयर 400 के भाव पर। थोड़ी दिक्कत से जा रही है विद एफडीए कंसर्न्स प्रॉब्ली कमिंग थ्रू और इसमें थोड़ी अर्निंग्स में मार पड़ सकती है स्पेसिफिकली फ्रॉम एन FY16 पर्सपेक्टिव। इसलिए आई थिंक नजरिया 2 साल के ऊपर रखना पड़ेगा इनको इफ यू वांट्स टू सी हिज कॉस्ट प्राइस गेटिंग रिकवर्ड। और क्लियरली आई थिंक जैसे हमने यूएस सेल्स का अनुमान लगाया था, हमने एक EPS का अनुमान लगाया था ग्रोइंग एट अराउंड 24% 17.2 रुपीज के आसपास। आई थिंक दैट कट माइट प्रॉब्ली हैपन इन FY16। हालांकि आई थिंक रेजोल्यूशंस बाय FY16 एंड FY17 और जो बेस इफेक्ट आएगा आई थिंक दैट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। इसलिए आई थिंक 2 से 2.5 साल का अगर व्यू हो तो ये आप बने रह सकते हैं, नहीं तो आई थिंक यू कैन शिफ्ट टू कंपनी लाइक सन फार्मा ऑन डिक्लाइंस, जहां हमें लगता है काफी कंसर्न्स ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। अगला सवाल विनोद का है चित्तौड़ से और ये पैसा लगाना चाहते हैं ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और RIL में 1 साल के नजरिए से। क्या मौजूदा भाव सही है? तो क्लियरली जैसे पैकिंग पैक में कह रहा था, आई थिंक इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ सिंगल बैंक स्ट्रैटेजी, अगर आप क्लच ऑफ बैंक्स लेते हैं आई थिंक यू आर आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक स्टॉक करेक्ट होता है तो। और दूसरा आई थिंक यू आर मिनिमाइजिंग योर रिस्क। तो आई थिंक ICICI SBI बिल्कुल कर सकते हैं डिक्लाइंस के ऊपर, बट आई थिंक क्लच ऑफ प्राइवेट कैन ऑल्सो बी डन। रिलायंस में आई थिंक वी रिमेन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि FY17 के जो नंबर्स आएंगे ये काफ़ी अच्छे आएंगे। इसलिए डिक्लाइंस पे अगर आप रिलायंस लेते हैं तो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी, बट अगेन यू हैव टू कीप अ व्यू ऑफ 2 years क्योंकि FY17 के numbers with new capacities coming up will really throw a lot of earnings upgrades in my opinion for the company. ओके और RIL की जो बात हो रही है इस पे हम आपको हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दें। जो आप चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, ये TV 18 का हिस्सा है और TV 18 और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है कि हमारी तरफ से स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। अगला सवाल है मनीष का और ये कुछ शेयरों के बारे में पूछना चाहते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म निवेश हो सकता है। SBI, ICICI और RIL हमने डिस्कस किया, लेकिन इस समय आपकी टॉप पिक क्या रहेगी दिग्गजों में अगर कोई पैसा लगाना चाहता है? तो क्लियरली आई थिंक अगर हम निफ्टी की बात करें तो जैसे हमने कहा आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक क्लच आप ले सकते हैं। IT क्षेत्र में आई थिंक टॉप टियर IT कंपनीज इंफोसिस हो, HCL टेक हो, आई थिंक उसका भी एक क्लच आप ले सकते हैं इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा, जहां हमें लगता है आई थिंक द ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन शुड डू रीजनेबली बेटर ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। सीमेंट इज समथिंग दैट वी आर अज्यूमिंग कि जो सिक्लिकल प्ले है, जो रिवाइवल है अगले 2 क्वार्टर में आना देखना चालू हो जाएगा। यूटिलाइजेशन शुड सी सम अमाउंट ऑफ एन अपटेक, डिमांड रिकवरी आएगी जिसमें आई थिंक एक वॉल्यूम अपटेक मिलेगी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट is something that we are probably liking large cap names से। और फार्मा में जैसे मैंने कहा आई थिंक सन फार्मा अगर डिक्लाइंस पे मिलता है तो काफी कुछ आई थिंक प्राइस में जेस्टेट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ FDA इश्यूज एंड इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ आल्सो द नेटवर्किंग कॉस्ट फॉर FY16। शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर? अच्छा जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं एंड इट इज पॉसिबल कि ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स वी मे बी हैविंग होल्डिंग्स इन आवर PMS फंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आज इसी के साथ स्टॉक टॉक में इतना ही। नमस्कार।